गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। एक बार बता दीजिए कि क्या आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है। मोनेश जी, विजेंद्र जी, एक बार बता दीजिए कि क्या आप सभी तक मेरी आवाज, दृश्य और श्रव्य सब कुछ क्लियर है क्या। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या आप सभी मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज क्या आपके कानों को भेदते हुए और छेदते हुए आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच पा रही है। चलिए, तो जैसा आप सभी को पता होगा कि आज से हमारे इस संस्थान में दो नए बैच प्रारंभ हो रहे थे, जिसमें से एक बैच प्रारंभिक परीक्षा का था और एक बैच आपका फाउंडेशन बैच था। तो आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास प्रारंभिक परीक्षा की है। सुबह आपकी दो ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, और शाम को एक और क्लास आपकी बाकी थी। ठीक है, सभी लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से। तो कुछ बोर्ड में लिखा है, उसको आप सभी स्वयं पढ़िए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2026 प्रारंभिक परीक्षा विशेष बैच, और इसकी आपकी क्लास है सिविल सेवा के भंवर से ऊपर उठने की एक नवीन, और शायद इसको, शायद नहीं, पूरी ताकत से हम इसको लिखेंगे अंतिम यात्रा। आप में से वे सभी विद्यार्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो दूसरी बार दे रहे हैं, जो इससे पहले मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, जो प्रीलिम्स के भंवर जाल में फंसे हुए हैं, जो मुख्य परीक्षा के भंवर जाल में फंसे हैं, फिर मेंस प्री नहीं निकल रहा है, सभी के लिए खान ग्लोबल स्टडी का यह परिवार और आपके पारिवारिक सदस्य, उनके द्वारा आप सभी के लिए 2026 का स्पेशल बैच अनाउंस किया गया है। ठीक है, और आप सभी के लिए आपकी यात्रा को अंतिम बनाने के लिए, ताकि इसके बाद आपको सिविल सेवा के भंवर में फंसना ही ना पड़े, वो जो गोल 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 वाला भंवर है जिसमें हम सभी उलझे हुए थे या उलझे हुए हैं, या जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं उनको उस भंवर में उलझने का डर है, उस डर को खत्म करना है, उस डर को सदैव के लिए खत्म करना है, और एक बार में आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाना है। उसके लिए आपके लिए ये प्रारंभिक परीक्षा का बैच विशेष रूप से लाया गया है। इसकी जानकारी आप लोगों को पहले भी हो चुकी थी, है ना। जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से। आज हम लोग बहुत विशेष बात करने जाएंगे, जो शायद आपको आपके आने वाली परीक्षाएं, और भी जो परीक्षाएं हैं, जैसे इसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग में परीक्षाएं देंगे, उसके बाद आपके जीवन की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आज हम समझेंगे कि कैसे कोई भी परीक्षा, केवल प्रारंभिक नहीं, जीवन की किसी भी परीक्षा को कैसे आसान बनाया जाए। परीक्षा मतलब पढ़ाई की इच्छा, और आप यहाँ पे पढ़ाई की इच्छा को पूरी करना आपका लक्ष्य है। जब तक आप पढ़ाई की इच्छा को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई की इच्छा को क्लियर करना। तो यहाँ हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं दूसरे की इच्छा, मतलब एमपीपीएससी की इच्छा को समझने और उसको पूरा करने के प्रयास में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपकी विशेष रूप से निकाली जाने वाली सिविल सेवा की अंतिम यात्रा है। हो सकता हो आप लोग कुछ इसमें यकीन ना करें, लेकिन हमारा प्रयास इतना रहेगा कि आप लोग दोबारा, आपका चेहरा तो हम देखते रहें एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश में काम करते हुए, आपको दोबारा हमारा चेहरा ना देखना पड़े, दोबारा क्लास ना लेना पड़े, इतना प्रयास हम लोगों की तरफ से किया जाएगा कि आप लोगों को दोबारा किसी शिक्षक का चेहरा ही ना देखना पड़े, एक बार में सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी लोग पिछली गलतियां कर चुके हैं, या जो पहली बार में जा रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वास से युक्त हैं, उन सबको धरातल पर लाया जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले 6 से 7 महीने में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। हाँ, ये ओरिएंटेशन क्लास है बेसिकली,
प्रीलिम्स के लिए आपको समझाया जाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे तैयारी करवाई जाएगी, क्यों इस बैच को 6 से 7 महीने के लिए लाया गया, क्यों 2-3 महीने लास्ट में नहीं लाया गया, क्यों इस बार कुछ विशेष करना है। नहीं, हमारा लिखकर पढ़ाने का ही तरीका है, पीपीटी का नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके सामने ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे इस चीज को कि अंडरलाइन वाला तरीका नहीं है, अपने तरीके दूसरे थोड़े से अलग हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हमारा तरीका पीपीटी का नहीं है, आपको लिखकर, लिखवाकर, समझाकर, दिमाग में चीजें बिठालकर एकदम कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली मेंटल रेडी करके ही परीक्षा में भेजा जाएगा। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, क्लास में नहीं, न्यूज। अच्छा, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नमस्कार, जय हिंद। एक बार बता दीजिए, क्या वॉइस की कोई प्रॉब्लम है सब लोग? देखिए, जब तक आप लोग लिखना स्वयं से नहीं सीखेंगे, आप लोगों की वर्तनी ठीक नहीं होगी, है ना, आप लोगों की हिंदी ठीक नहीं होगी, तब तक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अटकेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप लोगों के हाथ को एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बना दिया जाएगा, आप लोगों के हाथ में गड्ढे भी पड़वा दिए जाएंगे उंगलियों में, है ना। तो अगर डीसी बन के सिग्नेचर करना है अपने अपने नाम का फाइल में, तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक विशेष चीज आप लोगों के लिए है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है 2026 सिविल सेवा में चयन का, इसे खोना नहीं है। इस बात को आज 15 जुलाई से लेकर, इस बात को आप 15 जुलाई से लेकर, अगर हम एक एक्सपेक्टेड डेट मान के चलें 15 फरवरी या मार्च का फर्स्ट वीक या फेब, आपका सितंबर में कैलेंडर आ जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो आप अगले 6 से 7 महीने के लिए इन लाइंस को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम लोग साम दाम दंड भेद जितना पढ़ना होगा उतना पढ़ेंगे। इसके अलावा अगले 6 से 7 महीनों में उस तरह की पढ़ाई करेंगे कि दोबारा आपको एग्जाम हॉल में जाने की जरूरत अगले के अगले साल ना पड़े। इसी साल आप सारे एग्जाम मतलब एमपीपीएससी अपना क्लियर कर सकें। ठीक है, तो नींद तो बहुत आएगी और नींद होगी भी, याद रखिएगा। समझ में आया? आपको इतना पढ़ाया जाएगा, इतना समझाया जाएगा, आपकी नींदें छीनी जाएंगी। वो नींद 1 साल 1.5 साल के लिए छीनी जा रही है, फिर भी आपको नहीं सोना है। ये बात समझ में आई? फिर भी आपको नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि यही समय है 2026 सिविल सेवा में चयन का, और इसे खोना नहीं है। तो ये तो चलो थोड़ा बहुत हो गया, हल्का फुल्का चलता रहता है ना। लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे कि इस बैच को लाने का समर्पण, इस बैच को लाने की वजह क्या रही है। अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं, खासकर बच्चे भी गलती करते हैं। एक एक चीजें अभी हम लोग समझेंगे प्रीलिम्स को लेकर, कि हम लोग तब कुएं के पास जाते हैं जब प्यास लगती है। तब तक कुएं का पानी भी बहुत कम हो गया होता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कुएं का पानी पी चुके होते हैं, लोग अपने घर में स्टोर कर चुके होते हैं। ये बात समझ में आई? हम लोग तब जाते हैं जब हम लोग को प्यास लगती है। नहीं, हमें भी स्टोर करना है, और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, पहली सीढ़ी ही सबसे कठिन सीढ़ी होती है। जब तक आप अपनी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ जाते हैं तब तक ही दिक्कतें हैं। एक बार जब आपने प्रारंभिक परीक्षा, इवन एमपीपीएससी को ही अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और उसी के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस से। और आज हम लोग साइकोलॉजी समझेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, कि एमपीपीएससी क्या सोचता है। आयोग में जो पेपर बनाते हैं, आयोग के जो मेंबर्स हैं, जो कॉपी चेकर्स होते हैं, है ना, उनका क्या मेथड है, क्या साइकोलॉजी है, वो सब हम समझेंगे। कैसे हमें एक कदम नहीं कई कदम आगे रहना है, ये हम समझेंगे। हम लोग क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये हम समझेंगे। कैसे सिलेक्ट होना है, वो हम समझेंगे।
किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, एक एक चीजें लाइन से समझेंगे। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। आज तक सभी विद्यार्थी टाइम टेबल बना के पढ़ते आए हैं। आज हम लोग कुछ ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं जो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू हर जगह मदद करेगा, जीवन के हर पड़ाव में मदद करेगा। वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं जानने के लिए, सीखने के लिए? ये हो गई बेसिक बातें कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो बैच शुरू हो रहा है उसको एक नई तरह से डिजाइन किया गया है, नए वे में डिजाइन किया गया है, नई चीजें लाई जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब वो वाली नहीं, पढ़ाने की नई तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये बेसिक चीजें समझ में आई इतनी। सबसे पहले हम लोग अपने पाठ्यक्रम से शुरू करते हैं, और पाठ्यक्रम को समझने के लिए मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा जो मैंने कई वर्ष, मतलब वर्ष तो नहीं, कुछ महीनों पहले भी दोहराई थी, कि आपको अगर पेड़ काटने के लिए दिया जाए और एक कुल्हाड़ी दी जाए, पेड़ काटना नहीं है, वैसे पेड़ों को बचाना है, लेकिन अगर आप इसको हाइपोथेटिकली समझे, तो अगर आपको पेड़ काटना है, ठीक है, तो आप कुल्हाड़ी को सीधे क्या करेंगे, जाके पेड़ को मारेंगे, पेड़ नहीं कटेगा, आप 6 घंटे तक काटते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 4 घंटे धार लगाते हैं, ये बात सुन सुन के आप लोग पक चुके होंगे, लेकिन जो नहीं पका है वो सुन ले, और जो पक भी चुका है वो अपने व्यवहार में इस बात को उतारे कि जब तक हम लोग उस कुल्हाड़ी की धार को मजबूत नहीं करेंगे तब तक वो पेड़ एक बार में नहीं कटेगा। और आप लोगों के लिए वो कुल्हाड़ी आप लोगों का पाठ्यक्रम है जो एमपीपीएससी ने दे रखा है। आप लोग खुश नसीब हैं कि अभी 2019 के बाद से परीक्षा दे रहे हैं। पहले सिलेबस इतना डिफाइंड नहीं होता था, सिलेबस को इतना विस्तार पूर्वक परिभाषित कभी नहीं किया गया। 2020 के बाद से, फिर 24 के बाद से, और बहुत ही सिलेबस शानदार तरीके से ड्राफ्ट किया गया, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें लिखी गई, वरना पहले इतना डिफाइन नहीं किया जाता था। उस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता होता था। तो आप लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सिलेबस को समझने में, और एमपीपीएससी की साइकोलॉजी समझने में, अपनी साइकोलॉजी समझने में। तो पूरी दुनिया केवल और केवल मनोविज्ञान से चलती है, समझिएगा। एफर्ट्स तो हर कोई डालता है, लेकिन वो एफर्ट्स तब आपके रिजल्ट्स में बदलते हैं जब आप चीजों को मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं। तो आज हम लोग वही समझेंगे। ठीक है, ये तो केवल प्रीलिम्स का बैच है, ये जो बैच चलेगा इसमें केवल प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी। ये टारगेटेड बैच ही है आपका 2026 के लिए। जो फाउंडेशन बैच में प्री नहीं हुआ है उनमें भी ये क्लासेस जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे अपने मेथड पे कि हमें कैसे काम करना है, कैसे चीजों को बेटर करना है। हम लोग कोई टारगेट नहीं रखेंगे कि हमें 85 लाना है, हमें 90 लाना है, हमें 88 लाना है। हम लोग कोई टारगेट नहीं रखने वाले। हम लोगों को अपनी एक्सीलेंसी पे काम करना है। हम लोग अपनी उत्कृष्टता पे काम करेंगे, अपने टास्क पे काम करेंगे, अपने आप वो सफलता हमें मिलेगी। हम लोग किसी टारगेट को रख के कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहते। हम लोग दिमाग को दिमाग की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, और ये भी समझिए कि इतना हद तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आप लोग खुद छुट्टी मांगेंगे कि सर बख्श दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आप लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित टीम है। जिस दिन आप लोग छुट्टी स्वयं से नहीं मांगेंगे, है ना, वो दिन का हमें इंतजार रहेगा। और जो पढ़ने वाले हैं वो लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हो गया, चलो थोड़ा बहुत मोटिवेशन चलता रहता है, लेकिन जिन्होंने मोटिवेशन, ठीक है, कमिटमेंट और डेडिकेशन, ये तीनों चीजें पढ़ी हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि सर थोड़ी बहुत वाली चीज है ये, तो हमें तो पूरी तरह से डेडिकेट होना है, ना हमें समय का ध्यान रखना है ना कुछ, हमें तो पूरी तरह समर्पित होना है 2026 के लिए। ठीक है, तो ये तो मोटिवेशन वाली लाइन थी, इसको यहां तक ही सीमित रखिएगा। हमें चाहिए है समर्पण, पूर्ण समर्पण, और उसके लिए हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस टीम में आपके सुबह 2 ओरिएंटेशन क्लास हो चुके हैं। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, उन सब्जेक्ट्स का हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमें जो विषय यहाँ पर दिए गए हैं, जिन विषयों की जिम्मेदारी दी गई है, वो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का आधा हिस्सा कवर करता है। ये बात समझ में आई?
तो आप लोग सबसे ज्यादा हमारे चेहरे को देखने की आदत बना लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आपको बार बार डेली ज्यादा से ज्यादा दिखेंगी। समझ में आई ये चीज? तो सबसे ज्यादा आपको हमसे ही रूबरू होना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% एमपी का पूरा सब्जेक्ट है। तो एमपी आपको पता है 6 अलग अलग यूनिट्स में आती हैं, उन्हीं को हम समझ रहे हैं, और लगभग 50 नंबर के क्वेश्चंस कवर होते हैं, है ना? तो उसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, जो आपका प्रीलिम्स के सिलेबस का ये हमारे लिए कुल्हाड़ी है, हम कुल्हाड़ी में आज धार लगाने जा रहे हैं। पहले सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है? हाँ, और एक और अधिसूचना, अधिसूचना तो नहीं बोलेंगे, सूचना बोल सकते हैं, कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक एमपी की भी सीरीज जल्दी शुरू होगी, विद इन अ वीक शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को बहुत सी चीजें वहां भी मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा विषय है, और मध्य प्रदेश ही आपका सिलेक्शन करवाता है। बाकी अगर किसी यूनिट में थोड़ी बहुत कमी रह भी गई, लेकिन अगर यहां कमी रह गई तो यहां दिक्कत हो जाएगी। तो हमें कमी किसी में नहीं करनी है, लेकिन स्पेशली हमें यहां कमी नहीं करनी है। समझ में आया? तो शुरू करते हैं। टोटल आपकी 10 यूनिट है प्रीलिम्स में। 10 में से 6 यूनिट, जिसमें से 4 यूनिट पूरी तरह, ठीक है, 3 यूनिट पूरी तरह और 3 यूनिट आधी आधी, वो हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 है प्रीलिम्स की। यूनिट नंबर 2 में पूरी हिस्ट्री और आपका आर्ट एंड कल्चर है, जिसको हमको बहुत गहराई से पढ़ना है। अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, चूंकि आप देख रहे होगे कि हल्का हल्का गोल्डन टाइप कलर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया है, तो मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम इतिहास है, गहरा इतिहास है, उसको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। उसका एक कारण और है कि एमपीपीएससी अब धीरे धीरे धीरे, शनै शनै, बहुत ही स्लो गति से, बीच बीच में थोड़ा ज्यादा गहराई में चला जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा गहरे स्तर पर जाकर एमपी की हिस्ट्री, चूंकि हम भारत के इतिहास को अब तक पढ़ते आए हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास अभी तक सिलेबस में उतना विस्तारित रूप से नहीं जोड़ा गया था, कोई अलग ऐसी यूनिट्स नहीं थी, अलग इसमें कोई ऐसा चीजें जोड़ी नहीं गई थी जिसमें बच्चे पढ़ें। तो हल्का हल्का हम लोग पहले पढ़ते थे, क्योंकि अब अलग से चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी हम लोग बचते हैं, अभी भी हम लोग डरते हैं। उसका कारण क्या है? हम लोग इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री इंडियन की, वो तो पढ़ लेते हैं, वो इजी लगती है। एमपी की कठिन लगती है। तो कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन केवल एक चीज होती है, कठिन को कठिन मानना, है ना? कठिन कुछ नहीं है। आप जब तक पढ़े नहीं हो तब तक कठिन है, जब पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगी, तो सरल होगा। आप लोगों के लिए दो की दुनिया बहुत सरल है, लेकिन अब भी जो बच्चा स्कूल जा रहा है पहली बार, उससे दो की दुनिया पूछोगे, ठीक है, तो दो की दुनिया उसके लिए बड़ी कठिन लगेगी, तीन की दुनिया याद ना होगी उसको। तो जब तक हमारा दिमाग किन्हीं चीजों को क्या नहीं कर लेता है, विजुलाइज नहीं कर लेता है, एक बार दो बार नहीं देख लेता है, तब तक कठिन लगती है ना? तो अभी हम लोग बहुत कठिन सब्जेक्ट इसको मानते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, नई चीजों से बचना चाहते हैं। तो हम लोग शुरुआत एमपी हिस्ट्री से ही करेंगे। आपके बैच में जो शुरुआत होगी, ठीक है, वो एमपी हिस्ट्री से होगी। और सभी से प्लीज निवेदन है, देखिए, जो लोग शांति से सुन रहे हैं वही इस रेस में है, वही इस रेस में है। जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। आपने जब विवेकानंद जी को भी पढ़ा है इतनी गहराई से, मन के विचार, एकाग्रता संबंधी विचार, ये सब कुछ पढ़े हैं, तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? तो हम लोग क्लास इसी से शुरू करेंगे। यूनिट क्रमांक 2 है आपकी, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट यही है। कल से ही इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, बस इतना लिखा है, और इसी के अंदर बहुत सारे फैक्ट भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। हमें प्रागैतिहासिक काल से लेके पूरा आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, महाकाव्य काल, उसके बाद आपका मौर्य काल, गुप्त काल, और बीच में जितने छोटे छोटे वंश रहे हैं, वो सारी चीजें कवर करनी है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश अलग से देखने हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे बहुत अलग से। अभी केवल हल्का एक ब्रीफ ले लीजिए, ठीक है?
तो ये यूनिट का जो पहला भाग है ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा है और सबसे देर तक चलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप लोग इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से इतिहास हम लोग मध्य प्रदेश का पढ़ें कि आप कहीं इसको पढ़ा भी सकें, मतलब अपने घर में बता सकें, अपने आस पड़ोस में बता सकें। कहीं अगर आप सिलेक्शन के बाद इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं तो आप स्वयं इन विषयों को इतने गहराई से पढ़ें कि आप 4 या 40 या 400 लोगों के सामने बोल भी सकें। तो हमारा मकसद यही होता है कि सब्जेक्ट्स को इतने गहराई से पढ़ाना कि परीक्षा में तो पूरे क्वेश्चन आ ही जाएं, बन भी जाएं, इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में वो विषय शामिल हो जाए। ठीक है, तो पहला जो इसका चैप्टर है वही सबसे बड़ा है। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। यहां से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है क्योंकि वैसे भी जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी नई नई रिसर्चेस हो रही हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका कारण है कि कंफ्यूज होके पढ़ते हैं। ये बैच इसलिए जल्दी लाया गया है ताकि इसको बहुत सरलता से, बहुत आराम से और बहुत सूक्ष्मता से गहराई पे जाके पढ़ाया जाए। हम लोग कंफ्यूज तब होते हैं जब हम गहराई नहीं जानते हैं, है ना, जब हम उथली चीजें पढ़ते हैं, जब हम अल्पज्ञ बन जाते हैं तब हम कंफ्यूज होते हैं। इवन तब भी कंफ्यूज नहीं होते, तब तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो भर्तृहरि जी ने बोला था कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन तब होगा जब गहराई में नहीं जाएंगे। और एमपीपीएससी ना निकलने का एक कारण ये भी हो जाता है कि हम केवल 4 पेज के नोट्स में चाहते हैं कि चीजें कवर हो जाएं, जो कि संभव नहीं है। आप लोग खुद मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजपत्रित अधिकारी बनने की दौड़ में हैं, ठीक है। आप जब एमपी के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, जो राज्य से भर्तियां होती हैं, तो आपको अपना थॉट प्रोसेस भी उस लेवल पर लेके जाना होगा और उसके लिए गहराई में उतरना होगा। अगला है मध्य प्रदेश की कला एवं स्थापत्य कला। तो इसमें हम पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जितनी प्रकार की कलाएं होती हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, तो ये आपके इकाई 10 में भी है, तो हम इसको वहां देखेंगे। कई टॉपिक कॉमन है, सिलेबस अपन जल्दी से समझ लेते हैं फिर अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य। तो जो लोग थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं उनको ये पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, इस चीज से वो भागते रहे हमेशा से। चाहे बुंदेलखंड के लोक नृत्य याद करने हो, लोक संगीत याद करने हो, बड़े मजे से हम लोग याद करेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। पिछली बार आपका बघेलखंड का पूछा भी था, है ना। तो जो भी लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, क्लास में आपको नोट्स बनवाया भी जाएगा और आपको पीपीटी भी मिलेगी और बाद में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो आपको जिससे पढ़ना हो, एक नोट्स आपको बनवाया जाएगा, दूसरा जो क्लास में लिखवाया या समझाया गया है उसका पीपीटी भी अपलोड होगा, और तीसरा जब पूरी क्लास हो जाएगी तो उसका एक होलिस्टिक नोट्स आपके बैच में अपलोड होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, खुद के बने नोट्स, हमने जो बोर्ड में लिखवाया हर क्लास की पीपीटी, और उसके बाद आपका एक पीडीएफ। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। बड़ा कठिन लगता है सबको कि सर इतने सारे साहित्यकार हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, किन किन को याद करें, सबकी इतनी इतनी रचनाएं हैं। सब अच्छे से करेंगे, हमारे पास बहुत समय है और उसी समय का हमें यूज करना है। एमपी के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो हमें टूरिज्म इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग ये महसूस करेंगे कि हम लोग सर आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ हम खजुराहो घूम रहे हैं, आपके साथ हम भरूच घूम रहे हैं, आपके साथ हम जामगेट घूम रहे हैं, है ना, आपके साथ हम रूपनाथ शिलालेख घूम रहे हैं, आपके साथ हम 64 योगिनी मंदिर घूम रहे हैं। ठीक है, जिनको पीडीएफ नोट्स नहीं चाहिए वो डाउनलोड मत कीजिएगा, जिनको चाहिए हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तीनों प्रकार की सुविधाएं आप लोग के लिए उपलब्ध हैं। फिर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो भी आपके विश्व धरोहर स्थल हैं, 3 हैं फिलहाल और अस्थायी सूची में अभी 6 डाले गए थे, उन सबको पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में है ट्राइबल पर्सनैलिटीज। तो इसको हम देखेंगे किसके साथ में। हाँ, मुझे कुछ कुछ नाम दिख रहे हैं सामने पुराने बैचेस के।
तो इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 10 में। तो ये आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगना है और सबसे पहले हम इसी को करेंगे। उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सुबह सुबह या पहले बड़ा मेंढक खा लूं, पढ़े हो ये चीजें कि सुबह उठ के या फिर जब भी आप किसी काम को करने जाओ तो हमेशा बड़ा मेंढक खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमेशा कठिन काम को पहले करिए। जिस चीज से दिक्कत है, जो बड़ा है, जो ज्यादा टास्क वाला है, जो ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उसको पहले करना है। उसके बाद आधी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। समझ गए? तो हम सबसे पहले एमपी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरह से 2 बार 3 बार रिवीजन के साथ सबसे पहले इसी को करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें छोटी छोटी हैं। एमपी पॉलिटी में ज्यादा समय नहीं लगता, एमपी इकोनॉमी में सर्वे के साथ थोड़ा समय लगता है, एमपी ज्योग्राफी में उतना समय नहीं लगता, ट्राइब्स में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही आपको डराता है। याद आ रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप में हमने टाइम मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट के तहत आपको सबसे पहले एमपी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जो कठिन लगे उसको सबसे पहले करेंगे, है ना? जैसे आप लोगों को पूरे इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई गई, जो बैचेस वगैरह में भी थे, है ना? मेंस के कठिन विषय पहले करवाए गए, उसके बाद आपको दूसरे विषय तो बहुत इजी लगने लगे। तो ये है, अभी इसको अपन दूसरे तरीके से भी और देखेंगे। अगला है इकाई क्रमांक 4, एमपी की ज्योग्राफी। ठीक, जिन बैचेस में नहीं हुई है उन सभी बैचेस में जाएगी। एमपी की ज्योग्राफी, इसको अभी तक हमने ये देखा है कि बच्चे हिस्ट्री तो जैसे तैसे रट लेते हो, कौन सा शिलालेख कहाँ है, किसने क्या लिखा है, किस वंश में कौन था, लेकिन लोग बच्चे जलवायु रटते हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता रटते हैं, कोपिन को रटते हैं, थानथ्वेट को रटते हैं, है ना? मध्य प्रदेश में कहां से कहां हवा चलेगी, कहां से कहां प्रेशर कम होगा, कहां से कहां वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ेगी घटेगी, उसको रटते हैं। और ये चीज आप लोगों ने भी महसूस किया होगा जो पहले पेपर दे चुके हैं। तो आप लोगों की जो रटंत विद्या है उसको कई स्तरों पर धीरे धीरे स्वाहा करवाया जाएगा, और हाँ, रिकॉर्डेड रहेगी क्लास। और उसके बाद आपके अंदर समझने की वो क्षमता डाली जाएगी, ताकि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आप 2 3 4 नंबर की 5 नंबर की लीड भी ले सकते हो दूसरों से, वो आप कर पाओगे। तो जिन विषयों में रटने की प्रवृत्ति रही है लेकिन जो समझने वाले हैं, वो विषय भी आपको समझने योग्य बनाए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्राइब्स, पॉलिटी, इकोनॉमी आप वैसा पढ़ेंगे जैसा आपने अभी तक पिछले, अगर कोई 1 2 साल से तैयारी कर रहा है उसने कभी वैसा नहीं पढ़ा होगा। तो हमें सब कुछ समझने के आधार पर काम करना है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव दूसरों से इसलिए पृथक है क्योंकि वो विवेकशील प्राणी है। उसको उचित और अनुचित का ज्ञान है और होना चाहिए। तो उचित और अनुचित क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सुकरात साहब क्या कह गए थे वो आपको पता होना चाहिए। वो अगर ना भी कहे होते तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? रटना नहीं है, जहां जरूरत है वहां रटना है, सब कुछ नहीं रटना है। तो यहां आपका एक टॉपिक वन, उससे मिलने वाली चीजें वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार सब एक साथ डाल दिया है। फिर जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, फिर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, प्रमुख खनिज संसाधन, ये पूरा सिलेबस है ना? फसलें, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा। इसके अलावा एमपी के उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण। एक रिक्वेस्ट और है, जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, वरना नया डेटा अगर आ गया सेंसिस का, 5 साल हो गए हैं, ठीक है, पुराना डेटा लगभग सबको याद है, उसी से काम चल रहा है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए ताकि नई चीजों में परेशान ना होना पड़े। फिर इकाई नंबर 5 है आपकी, जिसमें आधा भाग इंडियन पॉलिटी का है, आधा भाग आपका एमपी पॉलिटी का है। तो इंडियन पॉलिटी तो सर कराएंगे, त्रिपाठी सर। एमपी पॉलिटी में आपको एमपी की संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है। हम लोग राज्यपाल उस तरह से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि आप उस राज्यपाल के समय, ठीक है, आप उस राज्यपाल की कुर्सी के बगल में बैठे हो। जो लड़ाइयां चल रही हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे।
कौन कौन से बंगले में बैठा है, कौन बंदूक लेके अपने विधायकों को रोक रहा था, कैसे 5 साल में एमपी को 5 सीएम मिले, है ना, कैसे 13 दिन वाले सीएम साहब के साथ विश्वासघात हो गया, ठीक है, कैसे कौन अपनों को ही दगा दे गया, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक इसमें दिए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मध्य प्रदेश के गठन से लेके अभी तक का मध्य प्रदेश, फिर सारे राज्यपाल, सीएम, मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाई कोर्ट। इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, तो ये पढ़ेंगे। 73वां 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लास में ही याद करेंगे। और लास्ट में है मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस। फिर यूनिट नंबर 6, ये भी बच्चों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन जो लोग मुख्य परीक्षा पढ़ चुके होंगे अब उनको ये बहुत ही आसान मिलेगी। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो हमको किसके कंटेक्स्ट में, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एमपी को समझना है। डेटा की तुलना करनी है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो ऐसे आए नहीं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, तो एमपी में शिक्षा, कितने आपकी यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्कूल कॉलेज हैं, नामांकन दर क्या है ना, सीएम राइज वगैरह, अब तो संदीपनी विद्यालय हो गया है वो, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सीखो कमाओ योजना, उद्यम क्रांति योजना, ये सब यहाँ पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, एसडीजी और एमपी। पिछली बार आपका पिछली रिपोर्ट का, थर्ड रिपोर्ट का एमपी का स्कोर पूछा था, इसको अपन पूरे 17 लक्ष्य अच्छे से याद करेंगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे और सारे स्कोर अलग अलग पूरे हम लोग 24 वाली रिपोर्ट के याद करेंगे। फिर एमपी में कृषि, उद्योग, एमएसएमई व अधोसंरचना विकास। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सिलेबस आपका वास्ट है, इसलिए आपको इस बार समय अच्छे से दिया जा रहा है। और लास्ट में बौद्धिक संपदा अधिकार। एक चीज और है, देखिए नोट्स क्लास लेंगे तो नोट्स बनाइए, हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। अगर उसमें जगह है पुराने नोट्स में तो वहां अपडेट कर सकते हैं, वरना हमारी कोशिश ये रहती है जितना लिखेंगे उतना बेहतर है, एक बार पढ़ना है, ठीक है। फिर की अगली यूनिट है मध्य प्रदेश, यूनिट नंबर 8, जिसमें करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में एमपी की पूरी समसामयिक घटनाएं, तो यहां आपको एक फायदा ये मिलेगा कि करंट अफेयर्स का लोड एक साथ आप सभी पे नहीं डाला जाएगा। उसका कारण ये है कि जब हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो 1-2 महीने पहले ही करंट अफेयर्स पढ़ने बैठते हैं, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है करंट अफेयर्स, जो हमें करंट लगा देती है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के करंट से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के सदमे से बचाने के लिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करंट डेली दिया जाएगा। और पुराने बच्चे, ठीक है, पुराने बच्चे इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि आप लोगों को पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा करंट दिया जा रहा था, जो बैचेस वगैरह में थे। कोई भी क्लास होती है उसके शुरू के 10 से 15 मिनट आपको करंट की चीजें थोड़ी 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 करवाई जाएंगी। आप लगातार 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे लगातार। फिर लास्ट में करंट की अलग से भी क्लासेस होंगी, इस बार और लंबी क्लासेस होंगी, 20 से 25 क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होंगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डोज आपको दिया जाएगा ताकि लोड ना पड़े। डेली आप 15-20 फैक्ट भी अगर आप करंट अफेयर्स के देखते हैं तो आप अगले 6 महीनों में करंट अफेयर्स के क्या बन जाएंगे, करंट मास्टर स्वयं बन जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी कि क्लास के पहले 10 मिनट करंट अफेयर्स डेली, और लास्ट में जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद करंट की अपन लंबी क्लासेस लेंगे, फिर मैराथन क्लास लेंगे। तब तक आप बोलोगे सर रहने दो, मत ही लीजिए, सब बनने लगा है, ठीक है। तो करंट का डोज आपको डेली दिया जाएगा, तो आप लोग डेली करंट खाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। फिर यूनिट नंबर 10 है, इसको इस बार और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को बिल्कुल सिद्ध शिला के स्तर पर कहां लेके जाया जाएगा, उन्हीं जनजाति लोगों के बीच लेके जाया जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? हम लोग बिल्कुल उस तरह से चीजों को फील करके पढ़ेंगे कि दिमाग में एकदम चीजें बैठती जाएं, रटना ना पड़े। कोई भी चीज रटेंगे नहीं, या तो समझेंगे या तो उसको डायरेक्ट लिंक करके पढ़ेंगे, रटेंगे कुछ नहीं। बैठ के एकदम सिर घुमा के या छत में टहलते हुए रटने से बचना है। तो पहले एमपी में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, कहां कहां कौन सी जनजाति रहती है, और जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर एमपी की प्रमुख जनजातियां, यही सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, जिसमें आपको मुख्य जनजातियां गोंड, भील, ये सारी चीजें पढ़नी है, और विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसमें आप भारिया, बैगा, सहरिया पढ़ते हैं, ये पढ़ना है। एवं घुमंतु जातियां और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, योजनाएं बहुत पूछा जाता है। ठीक है। न्यू, हाँ, कल से प्री की क्लास रहेगी न्यू मेंस के बैच में। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, तो जनजातियों के कल्चर को समझेंगे, भाषा, बोली, साहित्य, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर एमपी की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी है वो अब ट्राइबल जो लोग रहे हैं, जिन्होंने योगदान दिया है लेकिन जो छिपे हुए थे, जो हमारे हिडन हीरोज रहे हैं, उनको अब निकाला जा रहा है। उनको निकाल के अब जनता के सामने लाया जा रहा है कि देखिए आपके यहाँ के जो छिपे हीरो थे, इन्होंने अपनी जान पे खेल के उस समय, उस दौर में कितना बड़ा योगदान दिया था। इसलिए यहां से भी अब बहुत प्रश्न बनने लगे हैं, जो आपकी ट्राइबल पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है, क्योंकि अभी तक हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल को केवल मेन स्ट्रीम के हिसाब से पढ़ रहे थे। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस के गांव में भी क्या कोई व्यक्ति थे, क्या कोई ट्राइबल व्यक्ति थे जिन्होंने, इवन ट्राइबल नहीं, कोई भी व्यक्ति जिन्होंने फ्रीडम फाइटर जो रहे या जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें भी हमें पढ़ना है, और ये आपको जिला दर्शन में भी बहुत जल्दी यहाँ पे मिलेंगी। अगला, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, ये पिछली बार एक क्वेश्चन इससे बना भी था, संग्रहालय और प्रकाशन। और फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये तो हो गया सिलेबस। आप लोगों के लिए सिलेबस नया नहीं होगा, इसलिए इतना डिटेल में इसको यहां नहीं समझाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इतना यहां पे डिटेल नहीं की गई, क्योंकि सिलेबस तो लगभग लगभग आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हमने ब्रीफ में एक बार देख लिया। ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इसके बाद की चीज है। ये काम तो हर कोई कर लेगा कि सामने सिलेबस चिपका लेगा, बना लेगा, लेकिन असली काम अपना अब होने वाला है। हमको अब थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी है कि हम प्री क्यों नहीं निकाल पाते, क्यों नहीं निकाल पाते। या फोबिया शब्द सुना है आप सभी ने, एथिक्स में भी पढ़ा है, प्री फोबिया। एक आपने सोशल फोबिया पढ़ा था, एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ा था। फोबिया को बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था। तो प्री का फोबिया होता है, उस फोबिया को दूर करने के लिए ही इस बैच को परीक्षा से 7 महीने पहले लॉन्च किया गया है। जो बैच 3 से 4 महीने पहले आता था, वो बैच आपके लिए पहले लाया गया है, ताकि इस फोबिया को, इस डर को दूर किया जा सके। ये बात क्लियर हुई? तो हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं पेपर, उसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि हम अपने मन को ही सीमित कर लेते हैं, ये सोच के कि हमें तो डर लग रहा है, हमें तो फैक्ट याद नहीं हो रहे हैं, हमें तो रटना पड़ रहा है, इतना सारा विषय है, इतना सारा सब्जेक्ट है, कैसे करें कैसे ना करें, बहुत सारे कारण हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं कि हम प्री क्यों नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फोबिया जैसी चीजें हैं, डर है वो। अब चूंकि आप बोलेंगे सर ये क्या नया बता रहे हैं, कुछ ऐसा बताओ कि ये डर क्यों है। तो देखिए, डर इसलिए है क्योंकि वहां आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा। आप इस सिचुएशन से डरते हो। अगर मुख्य परीक्षा में पूछता है अवंती बाई, तो आपको इतना तो पता है कि कहां से थी, किसके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस दिनांक को इनका निधन हुआ था,
अब आप कंफ्यूज, और वो एक ऐसा दिन होता है प्रीलिम्स का जो आपको वापस 1 साल नीचे ढकेल देता है। ये बात समझ में आई? तो हम उस डर से डरते हैं, हम ऊपर जाने की बजाय जो 1 साल पीछे चले जाते हैं उस डर से डरते हैं। और दूसरी चीज, हमने अभी तक प्री को पढ़ना ही नहीं सीखा है। जिस दिन हम प्रीलिम्स को पढ़ना सीख जाएंगे उस दिन आप बोलोगे सर प्रीलिम्स जैसी चीजें हैं ही, मतलब बहुत मजेदार है। ठीक है। दूसरा कारण यह है कि हम लोग हमेशा चीजें अलग करके पढ़ते हैं। दिक्कत यह है प्रीलिम्स और मेंस बिल्कुल अलग नहीं है ना। वो पढ़े हो ना कबीरदास जी का, जल में कुंभ है, कुंभ में पानी, बाहर भीतर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अद्वैतवाद पढ़ा है आप सभी ने, क्या है सब कुछ। तो वही चीज है कि प्री और मेंस अलग नहीं है। मेंस में जो चीजें हैं समझ लीजिए उसी का एक हिस्सा प्रीलिम्स है। कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं, लेकिन हाँ मेंस जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अपने आप प्रीलिम्स की आपकी 75% तैयारी हो जाती है। हम लोग अक्सर दोनों को अलग मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेंस आपके पिताजी हैं तो प्री आप हैं। क्या आप और आपके पिताजी या माताजी अलग अलग हैं? नहीं है, आप उनके ही अंश हैं। इसी तरह प्रीलिम्स भी मेंस का ही अंश है। जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन प्रीलिम्स आपको बहुत हल्का लगने लगेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगेगी। ये कुछ बेसिक कारण है, कुछ साइकोलॉजिकल कारण है जो हम गलतियां करते हैं कि हम प्रीलिम्स क्यों नहीं निकाल पाते। एक तो हमारे अंदर डर बैठा होता है, घबराहट होने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण है गहराई में जाके ना पढ़ना। तो कुछ कारण है, जैसे गहराई में नहीं पढ़ रहे हम, गहराई में नहीं पढ़ना, हमें चाहिए शॉर्टकट्स। देखिए पोस्ट पिछली बार 158 थी, है ना। आप किसी उम्मीद में न रहें कि बहुत ज्यादा या बहुत कम, आप पढ़ाई से मतलब रखिए। हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि सर नोट्स लेंदी हैं, क्लास लंबी है। अरे साहब, बनने भी तो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर जा रहे हो, या कौन सी परीक्षा दे रहे हो आप? आपको बनना है, पहुंचना है ऊपर, और आप बात करते हो एकदम कि कोई ऐसा एग्जाम है जो एक दिन का है। आपको अपने घर के सामने का पहाड़ नहीं चढ़ना है ना। आपको एवरेस्ट चढ़ना है और फिर सकुशल वापस भी आना है। आप अपने घर के सामने की भटिया नहीं चढ़ रहे हैं। तो अगर चढ़ रहे हैं एवरेस्ट तो तैयारी एवरेस्ट की चाहिए, ना कि घर के सामने वो जो छोटी सी भटिया है आप उसकी तैयारी करें। तो आपको सबसे पहले ये जानना भी है कि आप स्वयं किस स्तर पर हैं। क्या आप मेंटल लेवल पे इस लेवल पे हैं कि आप वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं, है ना। तो अक्सर हम अपने आप का स्तर ही तय नहीं कर पाते हैं, हम स्वयं को देख ही नहीं पाते हैं। तो हम गहराई में नहीं पढ़ना चाहते, हम शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं। हम स्वयं को कभी भी जज ही नहीं कर पाते हैं कि हम असल में क्या हैं। हम दूसरों को जज करने में लगे रहते हैं। अगली चीज, क्यों नहीं होता है सिलेक्शन? अनुशासन। शुरू में जब आप लोग आए यहाँ पे, आप लोगों ने आपस में ही इतनी बातें कर ली, अनुशासन की कमी है। क्या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक टाइम पे उठना, टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल। किसी भी तरह का डिसिप्लिन सबसे लास्ट में बस दिखाते हो जब लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं, तब तक चीजें बहुत हाथ से निकल चुकी होती हैं, तब तक आपका कॉम्पिटिटर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। अगला कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्ट? हम प्रतिस्पर्धा गलत करने लगते हैं। हम ये देख रहे हैं कि बाकियों के टेस्ट में कितने आए और मेरे कितने आए। अरे देखो मैं 100 लोगों से आगे हूं, मान लो 100 लोगों ने टेस्ट दिया और आपकी रैंक फर्स्ट आई, तो आप उसमें खुश होते हो कि गजब मेरी तैयारी तो पूरी है, मैंने 100 लोगों को पछाड़ दिया। बिल्कुल नहीं। आपके सामने कंपटीशन में लाख में है लोग, है ना, 100 में नहीं है। आप अपने रूममेट से कंपटीशन करने लगते हो, आप अपने इर्द गिर्द लोगों से कंपटीशन करने लगते हो कि अरे मुझे तो देखो ये भी आता है, इसको ये नहीं आता। अरे देखो मेरे करंट अफेयर्स के सोर्स इतने अच्छे हैं, इसके अच्छे नहीं है, है ना। तो आप दूसरों को क्या करने लगते हो, दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हो। आपको तुलना करनी है पाठ्यक्रम से कि सर मेरा जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से मैंने सारी चीजें तैयार कर ली हैं,
सारे एमसीक्यूज लगा लिए हैं, जितनी संभावनाएं हो सकती थी वो मैंने सब कर ली हैं। सर मुझे नहीं पता कि मेरा पड़ोसी कितना पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे लाइब्रेरी में लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ आपने जो टास्क दिए, मैंने जो टास्क बनाए, वो टास्क को मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मुझे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने नोट्स मेरे पास हैं वो सारी की सारी चीजें अब मुझे पूरी तरह से बनती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना मूल्यांकन स्वयं करना है, अपने सिलेबस से करना है अपनी तुलना, ना कि आपको अपने पड़ोसी से तुलना करनी है। ये बात समझ में आया? समझ में आई चीजें कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर हमको बचपन से गहराई ही नहीं दी गई है, रटना सिखाया गया है, समझना सिखाया नहीं गया। एक तो ये रटंत विद्या जो है ये भी बड़ी खतरनाक है। जहां रटना है वहां रटिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गहराई नहीं सिखाई जाती, शॉर्टकट्स की आदत लगवा दी जाती है। 85 प्लस नंबर कैसे लाएं, है ना, ये कैसे करें वो कैसे करें, एक महीने में, ये सारी चीजें अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन वो चीजें तब करनी चाहिए जब आपके सिलेबस पूरा हो चुका हो, आप बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन कर चुके हो। 85 नंबर, 85 प्लस कैसे आना है, क्या करना है, ये सब तब समझ में आएगा जब आप उस चीजों को गहराई से पढ़ चुके होगे। जो टॉप 50 टॉपिक्स हम भी देते हैं वो तब जरूरी है जब आप बाकी चीजें भी पढ़ चुके हो, आपके पास अपना बैकअप भी तो हो कम से कम प्रीलिम्स के लिए, कि अगर इन 50 में से 10 में से भी क्वेश्चन नहीं आए तो बाकियों में से क्वेश्चन आएगा। तो आपको उस गहराई को समझना पड़ेगा। आप लोग यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं, हाउ टू स्कोर 85 इन जस्ट 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज। क्या आप लोग वाकई में तैयार हैं उस स्तर पर? क्या आप लोग वाकई में राज्य को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग वाकई राज्य शासन को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों का मेंटल लेवल उस स्तर पर पहुंच चुका है? बताइए। क्या आप शासन के प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार हैं? तो आपको वो देखना पड़ेगा कि जब आप प्रीलिम्स लेवल पे ही इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, कि ना गहराई से चीजों को समझ रहे हैं, वहां जाएंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, चलो यहां तो जैसे तैसे निकल गए, वहां भी जाके रटोगे फिर हैं? तो ऐसे नहीं करना है। तो आपकी गहराई से चीजों को उतारा जाएगा, शॉर्टकट से आपको बचाया जाएगा। आपको स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के आधार पर करना होगा, रटना बंद करना होगा, कम करना होगा, डिसिप्लिन चाहिए, है ना। हल्की प्रतिस्पर्धा से बचिए कि आज मैंने क्लास में 4 उत्तर दे दिए, वाह मैं प्रसन्न हूं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन उस उपलब्धि का जश्न केवल वहां तक सीमित रखें, उसको दिमाग पर हावी नहीं होने दे। क्योंकि आपको समझाया गया था मल्टीपल बाइपोलर डिसऑर्डर और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी चीजें, कि कैसे हमारे अंदर कई सारे व्यक्तित्व हैं और वो लगातार हमारे दिमाग में हावी होने की कोशिश करते हैं। 5 क्वेश्चन सही हो गए, हम इतना गिल्ल, एकदम खुश, बाकी चीजें जाने दो, है ना। तुलना किससे करनी है? पाठ्यक्रम से करनी है, कि सर ये सिलेबस है, ये चीजें हैं, मैंने ये चीजें पूरी कर ली हैं, अब खत्म, अब बताइए आगे क्या करना है। तो ये कुछ कारण है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं प्रीलिम्स में। दूसरी चीजें, प्रैक्टिस इतनी नहीं करते हैं। एक तो गलत गोला भी भरते हो बहुत लोग पेपर में, पता नहीं क्यों भरते हो। पेपर एक साथ पूरा नहीं करते, मतलब पेपर एक साथ करके एकदम से लगाने लग जाते हो। ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे सही करेंगे। रटने वाले वहां तक पहुंचते ही नहीं है, ये बिल्कुल सही। चलो प्रीलिम्स निकल भी गया, मेंस में कहीं ना कहीं अटकेंगे जब तक समझ नहीं है। तो हमें तो चूंकि ये प्रीलिम्स का बैच है, लेकिन आप लोगों की समझ एक उस स्तर पर लेके जानी है कि आप लोग एक अच्छे नागरिक भी बन सकें, गहराई से चीजों को समझ सकें, है ना, चीजों को बांट के नहीं देखना है। तो ये चीजें समझ में आई, इसी को उल्टा कर दो कि कैसे हम सफल हों, कैसे हमारा प्री निकले। तो भैया गहराई से पढ़ना शुरू कीजिए, चीजों को जानना शुरू कीजिए, उत्सुकता शुरू कीजिए, जिज्ञासा शुरू कीजिए। इसका एक और कारण है हम क्यों सफल नहीं होते, क्योंकि हम हैं आत्ममुग्ध, हमारे अंदर है आत्ममुग्धता, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच। हम अपने आप को ही केंद्र में रखकर सोचते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि और भी चीजें, हमारे अलावा भी दुनिया है। हमें लगता है कि जो है हम ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो ये भी हम बहुत कमी रहती है, अपनी कमी हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं, शिक्षक की ही बातें नहीं समझ पाते हो आप लोग तो।
आपको लगता है कि सर हमारे ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं, तो जिस दिन आपने फाइनल रिजल्ट आने तक भी अगर ये सोच लिया कि मैं तो डीसी बन गया हूं, मैं तो पहले से डीसी हूं, दिक्कत हो जाएगी। सोचिए, अच्छी बात है ना, लेकिन उसको हावी मत होने दीजिए। काम करना है, काम करते जाइए। तो ये सब कारण है, इन्हीं को पलटा दो, बढ़िया गहराई से चीजें पढ़िए, शॉर्टकट्स के पीछे परेशान नहीं होइए, खुद डिटेल में पढ़िए और लास्ट में उसके शॉर्ट नोट्स को खुद प्रिपेयर कीजिए। दूसरों के नोट्स एकदम, अगर आपके पास समय है तो दूसरों के नोट्स नहीं पलटाइए, खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है और वही आपको सिलेक्शन देगा। खुद आपके पास चीजें तैयार होनी चाहिए। स्वयं जो इधर रटना बंद कीजिए, फिर एकदम डिसिप्लिन। अगर आप हमें अपने अगले 6 महीने, जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे कुछ युवा मिल जाए तो मैं पूरे देश की तकदीर बदल सकता हूं, उसी तरह अगर आप लोग इस संस्थान को अपने अगले कुछ महीने पूरी तरह से समर्पण के साथ सौंप देंगे, ठीक है, तो क्या बदले में आपको, यहां हम आज 15 जुलाई को ये दावा और वादा दोनों कर रहे हैं कि अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को इस संस्थान के प्रति समर्पित कर दिया, यहाँ शिक्षकों के प्रति समर्पित कर दिया, यहाँ की टीचिंग मेथड के प्रति समर्पित कर दिया, आप लोग अपने सपनों तक बहुत जल्दी एक बार में पहुंच जाएंगे। दिक्कत ये होती है, स्टूडेंट खुद भटकते रहते हैं, वो खुद एक चीज की 10 जगह वीडियो देखते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, एक ही चीज के 10 नोट्स देखेंगे, अरे इसका नोट्स मिल जाए, उसका नोट्स मिल जाए, और ये बहुत कड़वी हकीकत है। मैं आज ये सबके समक्ष यहाँ पे कह रहा हूं कि हमारी असफलता केवल हमारे ऊपर ही निर्भर करती है और किसी के ऊपर नहीं। हम अपनी हर स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। और सुनिए, आज आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, तो वाहवाही होगी, लेकिन जब तक आप फाइनल नहीं ले लेते सिलेक्शन, कोई नहीं पूछने वाला। बोलते रह जाओगे मैंने 5 प्री दिए हैं, मैंने 5 मेंस दिए हैं, 5 बार, मैं 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी थी, जैसी है, जैसी होगी आगे। तो आप पहली चीज दिखावा बंद करें अपनी तैयारी का। दूसरी चीज, अपने आप को पूरी तरह एक संस्था, एक शिक्षक भरोसा करके समर्पित करें। यहाँ पूरी तरह से समर्पित शिक्षक आपके लिए हैं, जो आप लोगों के लिए, इवन वो खुद भी डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए, किसी तरह की छुट्टियां भी नहीं लेते हैं। और यकीन मानिए, आप लोग स्वयं रोने लगेंगे, सर छुट्टी दे दो, है ना। तो इस तरह से पढ़िए और इस तरह से आगे बढ़िए, आप लोग अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिसके कारण हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जिसको भी सिलेक्शन लेना है एक अटेम्प्ट में, आंख बंद करके आज अपने मन में ये शपथ ले सकता है कि अगले 1 साल 15 जून से, अगर सब कुछ समय पे होता है, कि नेक्स्ट 365 डेज मुझे पूरी तरह से जैसा बोला जाएगा, जब बोला जाएगा, जितना बोला जाएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे वो पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, लगातार आप लोगों के लिए मेंस, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग, अलग से डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो वो सब चीजों के प्रति आप अनुशासित होकर खुद को अगर समर्पित करते हैं और भटकना बंद करते हैं, क्योंकि ये दुनिया भटकाती है, ये दुनिया लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है। याद रखिए, किसी ने कहा था कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी भी होता है ना। ढूंढ के लाइएगा किस वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि आप इस स्वार्थी दुनिया में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर रहे हैं ना, नहीं पता है किसके मन में क्या है, कहां भटक रहे हैं, कहां नहीं। इसलिए बहुत मुश्किल से बहुत सही दिशा में काम करने वाले लोग मिलते हैं। तो आप चीजों को समझिए और उस दिशा में आगे बढ़िए, वरना हर बार प्री देते रह जाएंगे। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा को निकालने में बहुत मदद करेगा। बहुत मदद नहीं, वही सब कुछ है। आज तक की मानव सभ्यता में, छात्र सभ्यता में, एस्पिरेंट की सभ्यता में, हमने जितना ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, ये हमारा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है ना। तो एक चीज हमने पाई कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं।
क्या आप लोग भी अभी तक टाइम टेबल बनाते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं समय सारणी, कि मुझे इतने से इतना ये पढ़ना है, इतने से इतना ये पढ़ना है। हम लोग टाइम के अनुसार चीजें करते हैं। और याद रखिए, समय होता है बहुत बलवान। समय आपको अपने से आगे निकलने नहीं देगा। आप समय से फाइट नहीं कर सकते, समय के अनुसार भी नहीं चल सकते। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमें अब टाइम टेबल पे काम करना ही नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है टाइम टेबल को, और सिलेक्शन लेना नहीं, दम से सिलेक्शन लेना है, नाम करके सिलेक्शन लेना है कि कुछ करे हैं तो डंके की चोट पे दम से करे हैं एकदम। ऐसा नहीं लेना कि आए पढ़े सिलेक्ट हो गए निकल लिए। करो तो कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए, जीवन भर याद रहे, सबको याद रहे। तो हमें समय सारणी या टाइम टेबल को त्यागना है और हमें टास्क टेबल पे काम करना है। ये जो लोग अपने से भी तैयारी कर रहे हैं और इस कक्षा को देख रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। हम लोग टास्क टेबल पे काम करेंगे, ये आप लोगों को बहुत पहले भी सिखा दिया गया है ना। जो लोग नहीं सीखे हैं वो सीख सकते हैं। क्या होता है टास्क टेबल? कभी भी क्या हमने सिलेबस को, ठीक है, कभी भी हमने सिलेबस को तोड़ा नहीं है, विश्लेषण नहीं किया। जैसे टास्क टेबल तब सही बनेगा आपका जब आप सिलेबस को तोड़ पाओगे। हम लोग इतिहास के ही सिलेबस को तोड़ते हैं। जैसे इतिहास में इतनी सारी चीजें हैं, आप आराम से 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आपके पास वो टास्क रहेंगे। और उन टास्क को कैसे पूरा करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, वो आप समझ पाओगे। तो आपको एक काम करना है और ये काम आप आज ही करेंगे, वरना क्लास में तो हम करवा ही देंगे। जितना समझ पाओ उतना कर लेना। आपको बढ़िया एक या कुछ बड़े पेजेस लाने हैं अपने घर में। चाहे तो आप जो बचपन में अपन प्रैक्टिकल वो बनाते थे, कार्डबोर्ड क्या बोलते थे उसको, इतनी चौड़ी आती थी, व्हाइट कलर की, हरे कलर की, उसको आप लोग बना सकते हैं। उसको अपने घर में जहां पढ़ते हैं उसको सामने चिपका लीजिएगा। मान लीजिए ये क्या बोलते थे उसको, बचपन में अपन खरीद के लाते थे ना, कुछ कुछ बनाते थे उसमें, कागज की होती थी इतनी बड़ी, स्कूल के टाइम लेके आते थे। उसको आपको लाना है। अगर वो लाने में सक्षम नहीं है तो अपने कॉपी के पन्ने फाड़ने हैं, उन पन्नों को आड़ा करके अपनी दीवारों में चिपका देना है जहां आप बैठ के पढ़ते हो। वो चीज सबको अनिवार्य रूप से सामने चिपकी हुई होनी चाहिए। और वो चीज का हम सबूत भी लेंगे कि क्या आपने टास्क टेबल बनाई है। तो आपके सामने टास्क टेबल बिल्कुल आंखों के सामने होनी चाहिए। हम जैसे एमपी के इतिहास को तैयार करेंगे, कल से क्लास शुरू होनी है, कल बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके पहले या आज या कल में 24 दूनी 48 घंटे हैं, कार्ड शीट कहते थे उसको, हाँ। तो आपको 48 घंटों के भीतर ये वाला काम करना है, पहला ही टास्क, ड्राइंग शीट जो भी बोल रहे हैं आप। और ये हमको चाहिए, जो भी लोग जुड़े हैं वो भेज सकते हैं। सबका टास्क देखा जाएगा कि क्या उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। अब मध्य प्रदेश का इतिहास हमारी यूनिट नंबर 2 है। क्या टॉपिक है पहला? कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब चूंकि यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, अब आपको इसके अंदर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये हम अभी तो बता दे रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। प्रमुख राजवंश तो ये आपको पता होने चाहिए, हम बता भी देंगे, लेकिन एक तरीका बता दे रहे हैं कि टास्क टेबल कैसे बनानी है। यहां आपको लिखना है विषय, ठीक है, ऐसे लाइन खींचनी है, इस तरह से लाइन खींचेंगे। कितने सेक्शन बनाएंगे? 5 सेक्शन बनाएंगे हम लोग। ये हर विषय के लिए आपको अनिवार्य है। यहां लिखेंगे R1, यहां लिखेंगे R2, यहां लिखेंगे R3, यहां लिखेंगे R4, यहां लिखेंगे R5, ठीक है। यहां लिखेंगे फाइनल और यहां लिखेंगे अलग से MCQ। याद रखिए, हमें 5 रिवीजन कम से कम, नॉट अधिकतम, न्यूनतम 5 रिवीजन चाहिए ही चाहिए है।
मान लीजिए अपन एमपी हिस्ट्री कर रहे हैं, अपने पास विषय होने चाहिए। सबसे पहले चूंकि अपन को कहां से शुरू करना है, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल। आप पढ़ते हो डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, है ना, पुरानी चीजें मिलती हैं, कहीं से आदि मानवों के साक्ष्य मिलते हैं, ये सारी चीजें, है ना, राजासोरस डायनासोर के जीवाश्म मिले, यक्ष यक्षिणी मिलती है, यक्षिणी तो याद आई गई होगी क्या होती है ना, आदमगढ़ से किसके अवशेष मिले, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसको अपन बहुत डिटेल से करेंगे, उसके लिए आपको टास्क टेबल जरूरी है हर विषय की, यूनिट वाइज आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आप मध्य प्रदेश का पूरा यहां लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। एक आपने बनाया, ऐसे आपको एक पेज में पूरी चीजें लिखनी है, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। करते थे पहले, क्या रिजल्ट मिला करते थे तो, और क्यों बंद कर दिया, है ना। प्रागैतिहासिक पूरा आ जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है, फिर आद्य ऐतिहासिक छोटा सा है, प्लस ऐतिहासिक काल, दोनों को अपन एक साथ शामिल कर लेंगे। आपको बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म लेवल पे काम करना है, एकदम माइक्रो लेवल पे, ठीक है। फिर जितने भी यहां आप लिखेंगे जानकारी के स्रोत, आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी कहां से मिल रही है, क्या अभिलेखों से क्वेश्चन आते हैं, क्या साहित्यों से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। जो लोग ऑलरेडी बैच में हैं वो इस काम को कर चुके हैं, वो आप सभी से आगे भी निकल चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, एक बार अपन ने, एक तो क्लास होगी आपका, है ना, क्लास को अलग से बनाना नहीं है, आपने अपने अनुसार 200 दिन है आपके पास अगले, इन 200 दिनों के हिसाब से कितनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, ये हमने न्यूनतम रखा है और हमारी तरफ से दिए गए टास्क है, और ये हम क्लास में भी देंगे कि कौन व्यक्ति किस रिवीजन लेवल तक पहुंचा है। जो व्यक्ति क्लास खत्म होने के एक महीने के अंदर अगर R5 तक पहुंच गया, यानी मान लीजिए हमने 1.5 महीने में, मान लीजिए क्लास हुई आपकी एमपी हिस्ट्री पूरी, एक उदाहरण, है ना, कितनी होंगी वो बाद में पता चलेगा। उस 1.5 महीने के बाद 1 महीने के भीतर, यानी 1 महीने में अगर आपने 5 बार रिवीजन कर लिया तो आपसे आपके मनपसंद नंबर कोई नहीं छीन सकता। ये बात समझ में आई? ठीक। तो इस जानकारी के स्रोत में फिर इनको भी अपन बांटेंगे कि सर हमको ना एमपी के पूरा साहित्य, कौन सा पुराना वाला, हेनस्वांग आया, कौन आया, कहां से किसकी जानकारी मिली, है ना, विल्हण ने क्या लिखा, राजशेखर ने कौन सी किताब लिखी, किसका मंचन कहाँ हुआ, ये सब जानकारी, कौन कौन से अभिलेख हैं, कहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है, यहाँ कहाँ से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है, कहाँ से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, कौन सी तिथि का कौन सा अभिलेख है, ये सब का हमको अलग अलग बनाना है। इस माइक्रो लेवल पे हम तैयारी करेंगे, साहित्य का अलग, अभिलेख का अलग, ठीक है, सिक्के, मूर्ति, समझ गए आप कैसे हमको बनाना है, मूर्तियों का, सिक्कों का, इन सब का अलग करना है। और जिसको आलस आए तो फिर तो उसको भगवान बचाए, ठीक। इसके बाद अपन एमपी में क्या पढ़ते हैं, महाकाव्य काल पढ़ते हैं, वैदिक काल, महाकाव्य काल, ये पूरा महाभारत की चीजें पढ़ते हैं, रामायण की चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद आप महाजनपद वगैरह पढ़ते हो, महाजनपद को भी डिटेल में, कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवक वाली कहानी याद होगी कुछ लोगों को, अजात शत्रु वाली, जीवक वाली, और चंड प्रद्योत वाली। क्या नाम था उस हथनी का जिसको लेके जीवक भाई साहब अवंती से भागे थे, और चंड प्रद्योत के किस सेवक को उन्होंने क्या खिला दिया था, आंवला खिला दिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो हमें महाकाव्य कितना रिवीजन उसका हुआ, ये सारी चीजें करनी है। फिर महाजनपद जो मध्य प्रदेश में दो रही, महाजनपद काल में क्या रहा, फिर आप यहां से लाइन से वंशों के अनुसार, क्योंकि हमें लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, एक बार की मेहनत है लेकिन जीवन सफल है। तरीका समझ पा रहे हो, इस तरह से आपको बांटना है, R5 तक लिखना है और लास्ट में लिखना है कि हाँ आई एम रेडी। जिस दिन आपका यहां टिक हो गया फाइनल में, उस दिन आपका पेपर निकलने की बिल्कुल तैयारी हो जाएगी।
ये बात समझ में आई? है ना? आपका नंद वंश, मौर्य वंश, फिर जो छोटे छोटे हैं उनको एक साथ मिला लिए, जैसे शुंग वंश, कणव वंश। इनकी ज्यादा जानकारी है भी नहीं योगदान उतना है भी नहीं, तो छोटे छोटे वंशों को, तीन चार चीजों को एक साथ मिला लिए। दिक्कत ये है ना कि हम हर चीज को प्राथमिकता दे देते हैं, पढ़ाई को पीछे कर देते हैं। आधे घंटे पढ़ने को, एक घंटे पढ़ने को भी कौन मना करता है? जिस दिन ये थॉट प्रोसेस बदल लिया कि थोड़ी समस्या आ गई इसलिए ये बंद हूं, सब सब चलता रहता है, पढ़ाई बंद, दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है? फिर छोटे छोटे वंश लिख लो। सातवाहन, चूंकि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे इसलिए इनको एक साथ लिख सकते हो, हिंद यूनानी। फिर आपके गर्द भिल्ल वंश, ये आपका बेस तैयार करेगा मेंस के लिए भी, और आपको गहराई में इसी तरह उतारा जाएगा। तो प्लीज वो जो पीडीएफ वाले होते हो आप लोग, पीडीएफ कलेक्टर, उससे बचना है, अपने स्तर पर चीजों को लेके जाना है। ये हो गया फाइनल का। इस तरह से चीजों को बांटिए, हर विषय में ये चीजें करिए। ठीक है? फिर एक का फॉर्मेट देख लीजिए आप, कुषाण वंश, नाग वंश, फिर गुप्त वंश से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते ही हैं। फिर आपका ओलिकर वंश, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, यशोधर्मन वाला। ऐसे वंशों को बांटना है आपको, एक एक के टॉपिक को बांट लेंगे, बिल्कुल जितना हो सके उतना तोड़िए। आपको पता होना चाहिए कितना गहराई में अपन जा सकते हैं। ठीक है? फिर छोटे छोटे वंश से परिव्राजक हो गया, पन्ना वाले, उच्च कल्प हो गए, उचेहरा वाले। ठीक है? मैकल के पांडुवंशी हो गए। तो ऐसे आप चीजों को बांट लीजिए, छोटे छोटे वंश हो गए, ये आपका पहला चैप्टर हो गया। पीडीएफ कलेक्टर से जितना दूर रहेंगे उतनी जल्दी डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे। ठीक है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुर्जर परिहार, प्रतिहार सॉरी, है ना, ये परिहार, परमार वंश, कलचुरी, चंदेल, गूंड वंश। फिर आपका मध्यकाल, मध्यकाल में भी बांट लिए अपन कि मध्य प्रदेश में मुगल काल। आपको इतना हल्का लगेगा ना ये सब करने से, है ना? दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल पहले लिखना है, फिर मुगल काल लिखना है, ऊपर नीचे हो गया। फिर मालवा में शासन, मालवा को अलग से पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद आपको रियासत देखनी है शॉर्ट में, पांचों छह रियासत आपकी। गोंड पहले लिख चुके हैं, सिंधिया, समझ गए आप तरीका? इसके बाद आपका होलकर, ठीक है, बुंदेली रियासत बहुत बड़ी है, भूल जाते हो बार बार इसमें, बघेली रियासत। ऐसे सबको तोड़ना है। अब आपने सिंधिया के सामने, मान लो सिंधिया रियासत के सामने R5 बना दिया कि सर मेरा ना R1, R2, R3, R4, R5, और फिर फाइनल और MCQ। तो सर मेरा ना, जो आपने करवाया था या जो और भी मेरे पास सोर्स है, उससे मैंने 5 बार सिंधिया रियासत पढ़ ली है। अब आप सोच के देखो, क्या आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये सब आपको भेजना है बना के। फिर एक बार सर अब फाइनल हो गया है और MCQ भी लग गए हैं, इस तरह से चीजें आप कीजिएगा। बहुत बड़ा है, इसको अपन क्लास में भी करवा देंगे कि कैसे चीजें बनानी है। हिस्ट्री बस का बहुत बड़ा है, बाकी में उतना समय नहीं है। जैसे एक राज्यपाल का बनाइए, एक मुख्यमंत्रियों का बनाइए, एक पंचायती राज का बनाइए, एक नगर पालिका का बनाइए, ऐसे आपको तोड़ना है। हाँ, बड़े तो देखो सब हैं, हमें कितना पढ़ना है वो जरूरी है। ठीक है? फिर यहां से फिर मॉडर्न आ जाता है, मराठों का उत्कर्ष।
फिर आप यहां देखते हो कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, फिर हम इसको भी तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन सीधे अपन ने 5 बार इकट्ठा में पढ़ लिया, नहीं, फिर मतलब क्या निकलेगा। हम स्वतंत्रता आंदोलन को भी तोड़ेंगे कि सर मालवा में हम अलग से पढ़ेंगे, बुंदेलखंड में हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, बघेलखंड में अलग से पढ़ेंगे, निमाड़ में अलग से पढ़ेंगे, महाकौशल में अलग से पढ़ेंगे। कि सर मालवा में असहयोग आंदोलन अलग से, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग से, भारत छोड़ो आंदोलन अलग से, प्रजामंडल अलग से, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, सबका अलग अलग अलग, इकट्ठा नहीं, ताकि आप मालवा में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ सको, बुंदेलखंड से कोई क्वेश्चन आए वहां से स्ट्रॉन्ग समझ सको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? टास्क टेबल का लंबा हो सकता है लेंदी, लेकिन सिलेक्शन देके जाएगा। सिलेक्शन के रास्ते थोड़े कठिनाइयों से ही युक्त होते हैं। इतना ही आसान होता तो फॉर्म भरने वाला हर व्यक्ति सच में सिलेक्ट हो गया होता, लेकिन नहीं होता है। उसका कारण ये है कि वो माउंट एवरेस्ट देखकर ही डर जाते हैं। क्या लोग एवरेस्ट नहीं चढ़ते हैं? बिल्कुल चढ़ते हैं, और चढ़ते वही हैं जो पहले एवरेस्ट की गहराई को नापते हैं। आई बात समझ में? अगर आप गहराई नापने में सक्षम नहीं है, अगर आप गहराइयों में जाने में सक्षम नहीं है, तो आप ऊंचाई में उड़ने लायक भी नहीं है। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को भी तोड़ लेंगे अपन। ठीक। फिर अलग अलग लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोकनाट्य, ठीक है, लोकगीत, इनका भी कि पूरे, जैसे R1, R2, R3, तो मालवा का पूरे, निमाड़ के पूरे, ये तो खैर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है। प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स जरूरी ही नहीं है उतने, कायदे से देखा जाए मेंस में बहुत जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आई? फिर अगर सिलेबस के अनुसार चलें, चलो अभी कुछ भी ऐसे लिख लेते हैं। पूरे अपन ने साहित्यकार कर लिए, साहित्यकार को भी अपन ने तोड़ दिया कि सर प्राचीन साहित्यकार, ठीक है, मध्य साहित्यकार, मध्यकालीन, और आधुनिक साहित्यकार, हम इस तरह से तोड़ लेंगे। फिर अगला टॉपिक लिखा है आपका, मान लो कि विश्व धरोहर स्थल, तो सर हम खजुराहो अलग बनाएंगे, सांची अलग बनाएंगे, और भीमबेटका अलग बनाएंगे। जितना हो सकेगा पूरा इसके बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, 5-5 सबका रिवीजन कर लेंगे, है ना। पर्यटन स्थल लिखे हैं हम, धार्मिक पर्यटन अलग करेंगे, सांस्कृतिक पर्यटन अलग करेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन अलग करेंगे। फिर ऐतिहासिक को भी हम तोड़ेंगे, किस में? किले में तोड़ेंगे, छतरियों में तोड़ेंगे, है ना। यहाँ धार्मिक में हम मंदिर में तोड़ेंगे इसको, चीजों को, है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब समझेंगे एक एक लाइन से। तो धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, और आपका प्राकृतिक पर्यटन। तो पर्यटन को भी इतने लेवल पे तोड़ेंगे, सब चीज को तोड़ तोड़ के इतनी तोड़ाई करेंगे, इतनी तोड़ाई करेंगे, इतनी तोड़ाई करेंगे कि जब आप प्री का पेपर देने जाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो हलवा सा पेपर हो गया। ये बात समझ में आई? क्या ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कैसे हमको टास्क टेबल बनाना है? हुआ कि नहीं हुआ? ये अपन ने हिस्ट्री तोड़ ली, सबको R1 से लेके R5 तक जमाना है, एक फाइनल करना है और एक MCQ का बनाना है। 7 लेवल आपको तैयार करने हैं। आप यकीन मानिए, जो आप टारगेट वारगेट भी रखोगे 82, 84, 85, हो सकता हो आप बहुत ऊपर निकल जाओ इनसे, बहुत ज्यादा ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मान लो एक उदाहरण ज्योग्राफी का लेते हैं, ठीक। अब ज्योग्राफी छोटा सा है, जैसे मान लीजिए अपन को ज्योग्राफी को पूरा समझना है, तो अपन ज्योग्राफी का पूरा भौगोलिक अध्ययन करेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे,
कि कितने पठार हैं, क्या हैं, कैसा है, ये सारी चीजें। फिर कौन कौन सी चट्टानें हैं, वो सब आ जाएगी भूवैज्ञानिक संरचना में, जिसमें अपन सब पढ़ेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, बच्चों को, पुराने लोगों को याद भी होगा, है ना, कि कहाँ से विंध्यन क्रम की चट्टानें घुसी हैं दक्कन ट्रैप के नीचे। आधी घुसी हुई हैं दक्कन ट्रैप के नीचे, आधी यहाँ पे निकली हैं, और फिर दक्कन ट्रैप के ऊपर से यहाँ नीचे नीचे होके जाके नीमच के आसपास दिखती हैं। इसलिए आपको चूना थोड़ा बहुत मंदसौर नीमच के पास भी दिखता है। फिर आपका ये सतना कटनी रीवा वाले बेल्ट में तो दिखता ही दिखता है। आग्नेय, अवसादी, ये सब भूवैज्ञानिक संरचना में आ जाएंगी। ये तोड़ लिए। फिर वन का एक टॉपिक बना लिए, एक टॉपिक वनोपज का बना लिए, एक टॉपिक नदियों का बना लिए। नदियां अगर कठिन लग रही हैं तो नदियों को दो पार्ट में तोड़ दिए ताकि लोड ना हो। नदियां वन, नदियां टू, जो भी टॉपिक बड़ा लगे उसको दो पार्ट में तोड़ लो। क्लियर हुई ये चीज? फिर आपका वन है तो वन्य जीव तो होगा, तो इसमें पूरे नेशनल पार्क। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह, तो वो आ जाएगा जल संसाधन में। फिर आपकी ऋतुएं, फिर आपका जलवायु, फिर आपका खनिज, फिर आपका उद्योग, फिर आपका मृदा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना। फिर आपकी कृषि, फिर आपकी ऊर्जा, और ऊर्जा को भी तोड़ना हो तो दो भाग में तोड़ लो, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का फैक्ट अलग, अनवीकरणीय के अलग, याद रखो। उद्योग बड़ा टॉपिक है, उद्योग को दो भाग में तोड़ लो, आधा आधा, मान लो 20 पेज है, 10 पेज 10 पेज ऐसे बना लो। फिर आपका जनसंख्या। इस तरह से आप R1 से R5 तक चीजों को बनाइए। एक डब्बा बनाइए किसका, फाइनल का, R4 R5, एक डब्बा फाइनल और एक डब्बा MCQ। नंबर नंबर मत रखिए दिमाग में कितने लाना है, ये करना है, बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं लाइएगा। अब दूसरा तरीका, ये समझ में आ गया टास्क टेबल कैसे बनाना है, कर पाओगे? करंट अफेयर्स की टास्क टेबल भी बना पाओगे? मध्य प्रदेश में प्रथम, मध्य प्रदेश में जिले, मध्य प्रदेश में महिलाएं, मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो जितनी भी चीजें अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, वो भी आपके इसी तरह बने होने चाहिए। 5 रिवीजन कम से कम हमें चाहिए दिसंबर तक, और फाइनल आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और लोग पढ़ना और भड़बड़ाना शुरू करेंगे, उस दिन आप बढ़िया शिवाजी द बॉस जो मूवी आई थी, है ना, उसकी तरह अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस के लेवल पे पाएंगे कि सर मैं रेडी हूं, अब और मुझे वैल्यू एडिशन करना है और मैं अब अतिरिक्त चीजें पढ़ सकता हूं विथ रिवीजन। जो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जानी चाहिए। अब पढ़ना कैसे है, बोले सर याद नहीं होता है। क्या दूसरी समस्या यह है कि याद नहीं होता? तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है या हो सकता है, इसको अपना के जरूर देखिएगा। मान लीजिए आपके नोट्स बनते हैं, आपने आज 5 पेज लिखा है 1 to 5। जब आप पढ़ो तो आप 5 पेज तक पढ़ो। उसके बाद जब अगले दिन पढ़ो तो 5 से 10 पेज तक मत पढ़ो, पहले 1 से 5 का रिवीजन करो, फिर 5 से 10 को पढ़ो। तीसरे दिन, ये पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरे दिन पहले से 10 तक सरसरी निगाहों से देखिए और फिर 10 से 15 तक उसको याद कीजिए या पढ़िए। जब हम पहले दिन पहले से 5वें पेज तक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा कठिन लगेगा। दूसरे दिन पहले से 5 को दोबारा पढ़ेंगे तो वो बहुत हल्का लगने लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ चुकी हैं। तीसरे दिन जब हम ऑलरेडी 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगा, फिर नया पढ़िए 10 से 15। चौथे दिन आप पहले से 15 पेज को फिर से सरसरी निगाहों से पलटाइए, हल्का देखिए, याद कीजिए, फिर 15 से 20 पेज पढ़िए। ये आपको हर जगह अपनाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप 100 पेज की चीज को 2 घंटे में पलटा लेंगे।
आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बताया भी इसलिए जाता है क्योंकि उस चीज से गुजरा जाता है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाता है और वहां सफलता भी पाई जाती है, तब जाके बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। दिक्कत यही है कि खेती अगर आती नहीं है तो खेती करना नहीं सिखाया जा सकता। तो 1 से 15 तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे पढ़ने की कोशिश करनी है। इतनी हल्की चीजें लगेंगी कि सर एकदम याद है, एकदम ग्लूकोज जैसा पानी जैसा घोल के पी जाओगे। ठीक है, लोग 2 घंटे में लूसेंट पलटा लेते हैं, ये वही लोग हैं जो ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसी तरह बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं कि आज 1 से 10 तक याद किया है अगले दिन ये। ठीक है। एक दूसरी और चीज, जो टास्क टेबल बनाओगे लाइन से नहीं पढ़ना है। अगर आपने आज टारगेट सेट किया है कि सर मुझे खजुराहो के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से 2 या 3 रिवीजन करने हैं और मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोक नाट्य करूंगा, और सर मैंने सोचा है कि आज मैं पूरे एमपी की मृदा अच्छे से कर लूं और करंट अफेयर्स में मैं एमपी की इकोनॉमी से करंट अफेयर्स चीजें याद कर लूं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से टास्क की विविधता को अपनाएंगे। तीसरी चीज है टास्क की विविधता। नंबर 1 टास्क टेबल बनाना है, नंबर 2 रिवीजन करना है। कैसे? पहला सा 5वां या जितने पेज का आप टारगेट रखते हो, जो चैप्टर का टारगेट रखते हो, दोबारा अगले दिन फिर पढ़ना है, फिर आगे याद रखना है, फिर तीसरे दिन दोबारा फिर उनको पढ़ना है। 5-6 दिन में आप देखोगे वो आपके दिमाग में बैठ गया है। उसका कारण ये है कि हमारा दिमाग केवल और केवल विजुलाइज मेथड पे काम करता है। उसके पास जितने संदेश जाएंगे उसी चीज को लेके वो उतनी जल्दी उसको क्या कर पाएगा, ढूंढ पाएगा। अब आप पेपर में कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आप ऐसे याद नहीं करते हो। आप एंशियंट हिस्ट्री से शुरू किए, बस वहीं से शुरू करके आगे रह जाते हो, दूसरे सब्जेक्ट अच्छे से बनते नहीं है। हम कोई भी विषय पढ़ें उसको इसी तरह से पढ़ें। कंफ्यूजन दूर करने का सबसे बेस्ट 100% सही तरीका केवल और केवल यही होता है कि आप कोई भी चीज बार बार पढ़ें। क्या आपको जितनी भी चालीसाएं वगैरह या भगवान जी की जो स्तुति हर धर्म के लोग अपनी अपनी करते हैं, तो उनको जस का तस याद रहता है? क्यों याद रहता है? 2 ढाई 3 मिनट में एकदम हनुमान, लोगों को सुंदरकांड याद रहते हैं, बजरंग बाण, ये सारी चीजें याद रहती हैं। कितनी चीजें याद रहती? क्यों? क्योंकि वो डेली कर रहे हैं। आज करो, 10 दिन बाद करो, 50 फिर 20 दिन बाद करो, याद नहीं होगा। लेकिन डेली आप आरती प्रार्थना ये सब करते हो तो आपको दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? डेली पढ़ो, डेली उस चीज को रिपीट करो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन रिपीट करो, रिपीट 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 रिपीट, जितना हो सके उतना रिपीट करो। और टास्क की विविधता अपनाओ, लाइन से केवल और केवल इतिहास मत पढ़ो, इतिहास के साथ थोड़ा करंट के टॉपिक प्लस भूगोल के 1-2 टॉपिक, जब आपके मतलब बैच में हो जाए या चीजें हो जाए, इसके 2 टॉपिक उठाए, इसके 2 टॉपिक उठाए, इसके 2 टॉपिक उठाए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हमारा दिमाग किसी एक विषय पर लगातार कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। जिसने इस साइकोलॉजी को समझ लिया, अपने मन को समझ लिया, वो व्यक्ति एक बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर करके ऊपर पहुंच सकता है, ऊपर मतलब सिलेक्शन ले सकता है। तो आपको हाँ विथ पेज याद हो जाते हैं। अरे पेपर में ऐसा ही होता है, जब आपको सब याद है तो पेज के साथ चीजें याद आती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये चीज समझ में आई, टास्क की विविधता अपनानी है। इतिहास के 2 टॉपिक, अगर आज आपने टास्क लिया कि सर मुझे आज सिंधिया वंश का रिवीजन करना है, प्लस मैं आज धार्मिक पर्यटन पूरे याद करूंगा, तो इसके साथ आप करंट में एमपी की पूरी राजनीतिक परिदृश्य उठाइए, साथ में आप सतत विकास लक्ष्यों का स्कोर याद कीजिए आज, इसके साथ आप राज्यपालों की सीरीज याद कीजिए। ऐसे आपको टास्क की डाइवर्सिटी उठानी पड़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सब भूलते जा रहे हो, आगे पार्ट पीछे सपाट? और हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता से युक्त होना चाहिए। आप ही लोग तो हो ना, तो आप लोग बच्चे हो ना तो बूढ़े हो, आप लोग तो जवान हो। आप लोग ऐसे कंधे झुका के रहोगे तो देश प्रदेश समाज परिवार और आप खुद कैसे आगे बढ़ोगे? सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा तो आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि इस देश राज्य समाज परिवार और स्वयं का भार केवल आपके ऊपर है।
ये बात समझ में आई? और इन भारों, इन कंधों को झुकने मत दीजिए, क्योंकि इन कंधों के उठने से न जाने कितने समाज, कितने परिवार, कितने दबे हुए लोग उठ सकते हैं। तो आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं है, आपकी सफलता आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज, जिन क्षेत्रों से, जिन वंचित क्षेत्रों से अगर आप आते हैं, रिमोट एरिया से आप आते हैं, आप न जाने कितने लोगों का जीवन बदलने में सक्षम है। इसलिए इसको केवल एक परीक्षा निकालने का माध्यम मत समझिए, ये कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का तरीका है। इसलिए अपने कंधों को, अपने मन को ऊंचा रखिए, किसी तरह के आत्मविश्वास से बचिए, अति आत्मविश्वास से बचिए, और अपने आप को बहुत ही शालीन, शिष्ट और शून्य मानते हुए पढ़ाई कीजिए। सुकरात ने भी कहा था कि मैं एक ही बात अच्छे से जानता हूं कि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं जानता। मैं जितना पढ़ते जाता हूं उतना ही मुझे अपने अज्ञानी होने का क्या लगता है, अज्ञानी होने का ज्ञान मिलता है। और आप लोग थोड़ी सी चीज पढ़ के इतना हाई लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, एक प्रीलिम्स ही एग्जाम है, वो नहीं निकाल पाते हो, ये गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत ऊपर जाना है तो ऊपर की सोच भी रखिए। समझ में आई चीजें? जितना जानेंगे वो ही कम है। कोशिश कीजिए गहराई में उतरने की, व्यक्तित्व को बनाने की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा भी है बहुत अच्छे से, कैसे डेवलप करनी है, क्या चीजें करनी है। अब प्रीलिम्स की बारी आई है। प्रीलिम्स पहली सीढ़ी है, बहुत हाई इंटेंसिटी इसके लिए चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, है ना। दिमाग एकदम खुला हुआ होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, फैक्ट को लेके पता चले आपस में लड़ रहे हैं। किसी को गलत सही साबित करने की कोशिश ना करें, अपने मन पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखें, अपने आराध्य या इष्ट पे भरोसा रखें, और आंख मूंद कर एकदम जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनमें चलने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको सफलता हम नहीं दिला पाएंगे, सफलता आपको केवल आप दिला पाएंगे। इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफलता नहीं दिला सकता। सफलता तक कैसे पहुंचना है वो आपको समझाया जा सकता है, आपके लिए रास्ता साफ किया जा सकता है, आपके लिए रास्ता आसान बनाया जा सकता है। चलना आपको है, आपके जीवन की उस कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, लेकिन पहुंचना आपको ही है। तो आपको सबसे पहले डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ना कि मोटिवेटेड। समर्पित होना है, अभिप्रेरित नहीं होना है। मोटिवेशन 4 दिन रहेगा, 40 दिन बाद गायब, मतलब 4 ही दिन बाद गायब, 40 दिन बाद फिर वैसे ही। समर्पण रहता है तो आप रात के 2 बजे भी पढ़ने को तैयार हो जाते हो। ये बात समझ में आई? जिस दिन आपका लोक सेवा के प्रति समर्पण पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, ये पढ़ाई बढ़ाई प्री ब्री छोटी चीजें लगने लगेंगी, एक बार में चीजें निकल जाएंगी। ये बात आई समझ में? तो जो लोग ये सोच के क्लास में आ रहे हैं कि मुझे तो ऑलरेडी आता है, मैंने तो 2 बार दे रखा है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को खाली कर कर आइए। चीजें भरी होंगी तो चीजें छलकेंगी, दिक्कत है। भरी होंगी तो नई चीज नहीं आ पाएगी, आधी भरी होगी तो छलकेगी। शून्य होकर आइए। ये वादा भी है और ये दावा भी है कि इतना समर्पण सभी के लिए दिखाया जाएगा संस्थान की तरफ से, और हमेशा दिखाया जाता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ना यहाँ पे ये बताया जाता है कि देखो मेरे नोट से ये आया, मेरे उससे ये आया। यहाँ सिलेक्शन की बात की जाती है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को एक साथ चीजें कराई जाती हैं, और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी भी सामने आ रहे हैं और आएंगे भी बहुत तेजी से। ठीक है, तो काम बोलना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आई चीजें? और किसी को कोई डाउट हो तो अगले 5 मिनट आपको देते हैं, फिर अगला ओरिएंटेशन क्लास भी है आपका फाउंडेशन को लेके। तो इतनी चीजें आपको करनी है, बाकी चीजें धीरे धीरे हम लोग क्लास में सीखेंगे। कल से आपकी क्लास शुरू है। ठीक, तो जो थोड़ा बहुत घमंड में हो, अति आत्मविश्वास में हो, वो चीजों को खाली करके आइएगा। ठीक है, ये यात्रा आपकी अंतिम होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है कि ये आपकी जो नवीन यात्रा जल्दी शुरू हो रही है वो एक अंतिम यात्रा होनी चाहिए। किसी को किसी भी प्रकार की कोई शंका तो नहीं है। इसके साथ एक और आपके लिए खबर है कि बहुत जल्दी आपकी एक और सीरीज भी शुरू होगी, वो जल्दी पता चल जाएगी, वाईटी पे ही रहेगी वो। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, वो भी आपकी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की राह को आसान करेगा। बाकी इस बैच में सभी का स्वागत है। ये बैच पूर्णतः प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच है।
जो आपको हर हाल में उस लेवल पर लेके जाएगा। क्लास की टाइमिंग आपकी एमपी की रहेगी 11 बजे से 12:30 बजे तक। किसी के कोई प्रश्न है अगले 2 से 3 मिनट में पूछ लीजिए, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। क्लास का टाइम आपका वो आपको एप्लीकेशन पे भी अपडेट हो जाएगा, 11 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। एक बार उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और कोई किसी को डाउट, कोई प्रश्न? तो टास्क टेबल हर विषय की 10 यूनिट की आपकी तैयार होनी चाहिए। बाकी विषय की नहीं भी करने का मन है तो एमपी के पूरा करिएगा, क्योंकि विदाउट एमपी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 50 नंबर की जो तैयारी है वो आपको हमारे साथ ही करनी है, इसलिए इस आवाज को सुनने के आदी हो जाइए और इस चेहरे को और इस राइटिंग को देखने के भी आदी हो जाइए। ठीक है, इसी तरह आपको लिखवा के चीजें समझा के बताई जाएंगी, बहुत सारी चीजें नोट भी करवाई जाएंगी, पूरी तरह से आपको ही करना है, यहाँ पे चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, तो कोई प्रश्न? नोट्स आपके हैंड रिटन फॉर्म में होंगे। ठीक, वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए। चलिए तो फिर क्लास से विदा लेते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इस नवीन और अंतिम यात्रा पर। एक छोटा सा संदेश आपके लिए लिख देते हैं अभी से। अभी तो खैर पता नहीं है कब होनी है, कब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तैयारी हमें अभी से करनी है। हम चाहते हैं कि एक शिक्षक और छात्र छात्राएं होने के नाते हमारा साथ जल्दी खत्म हो जाए। साथ हम नहीं चाहते कि लंबा ये 2-3 साल चलते रहे, 1-1.5 साल के भीतर ही हमारा साथ जल्दी खत्म हो जाए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें, और उसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है दोनों तरफ से, स्क्रीन के यहां से और स्क्रीन के वहां से भी। यहां से आपके लिए संस्थान पूरी तरह समर्पित है और वहां से आप लोगों को समर्पण दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम एग्जाम हॉल के बाहर तक का है, आप लोगों का काम एग्जाम हॉल के अंदर से शुरू होता है। ठीक है, तो बातें समझ में आई? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो हम आगे फिर कक्षाओं में क्लियर करेंगे। बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जिसको ये लग रहा है कि सर अब ये अंतिम मौका है, करना ही करना है, वो बिल्कुल बैच में आमंत्रित है। जो थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाह रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, वो सभी आमंत्रित हैं। आइए बैच ज्वाइन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां हम तीसरी बार भी बोल रहे हैं कि उस समर्पण या उस गहराई पर आपको उतरवाया जाएगा। जो नहीं भी उतर रहे हैं उनको जबरदस्ती कुएं में उतारा जाएगा कि उतरो, है ना? तो अच्छा लगेगा। आते हैं, नए सफर को शुरू करते हैं, नई यात्रा को शुरू करते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। खान ग्लोबल स्टडी के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और ये संस्था एक संस्था ना होने के बजाय एक परिवार है, जिसको आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो बढ़िया, तैयारी शुरू करते हैं। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहाँ कमी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।